नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात में आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की, उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने भारत के संविधान को आकार दिया और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए आखिरी दम तक एक लंबी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जिसमें सामाजिक न्याय, समरसता कूट कूट कर भरी है। और आज के इस कार्यक्रम में जब उनकी जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि ना दें बल्कि उनके विचारों को समझने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें और ये भी जानें कि आज के दौर में उनके विचार कितने ज़्यादा प्रासंगिक हैं। आज के इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक, वक्ता, धर्म संस्कृति ज्ञान के ज्ञाता प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी मौजूद हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी अभी मौजूदा दौर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो अंबेडकर पीठ है वहाँ के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ करीब 200 से ज़्यादा पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 300 से ज़्यादा शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप वक्ता हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर विभिन्न राज्यों के राज्यपालों ने आपकी कई पुस्तकों का विमोचन किया है। विभिन्न पुरस्कारों से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। और अगर पुरस्कारों की बात करें तो मैं लिख के लाया था क्योंकि सूची इतनी लंबी है। भारत भारती सम्मान आपको मिल चुका है, मालवीय शिक्षा सम्मान आपको मिल चुका है, राष्ट्र गौरव सम्मान आपको मिल चुका है, शारदा शताब्दी सम्मान आपको मिल चुका है और इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे सम्मान हैं जिनसे आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। तो प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, क्योंकि आज हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जीवन, उनके आदर्शों, उनके वैचारिक मूल्यों की बात कर रहे हैं तो कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर की शुरुआत से ही करेंगे। आंबडवे गांव से लेकर अंबेडकर बनने तक की उनकी यात्रा, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी इस यात्रा में शैक्षणिक, वैचारिक और सामाजिक परिस्थितियों की क्या कुछ भूमिका रही, यही से शुरुआत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। और अंबेडकर के जो पूर्वज थे वो रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र से संबंधित थे। इनका जन्म जो है महू में हुआ था। इनका सरनेम सकपाल था जो महारों की जो है टाइटल होती थी। इनके पिताजी ने कि बच्चे को कोई असुविधा न हो जातिगत, इसलिए अपने गांव का नाम, जैसा आपने बोला, अंबेडकर गांव का टाइटल उन्होंने रखा। ये बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे और इनके कुशाग्र बुद्धि और पढ़ने के प्रति इनकी लगन को देखकर जो वहाँ संस्कृत के ब्राह्मण शिक्षक थे, वो जो है कृष्ण केशव आम्बेडकर, वो बड़ा इनसे प्रभावित थे और इन पर बड़ा ध्यान रखते थे। अपने घर ले जाते थे, भोजन भी कराते थे। उनकी पत्नी जो है इनका बर्तन भी धो देती थी। तो इसके जो गुरु ने जो जिस प्रकार के भाव इनके प्रति रखे, उस भाव के कृतज्ञता के लिए इन्होंने आम्बेडकर टाइटल रखा। इसका वर्णन जो है इनके पोते ने भी इस बात को स्वीकृति दी है और धनंजय कीर जो पद्म भूषण थे उनके किताब में भी ये घटना आती है। जहाँ तक इनके बारे में जो दुष्प्रचार किया जाता है कि ये बड़े आर्थिक रूप से विपन्न थे, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्थिक रूप से बड़े सबल थे। इनके दादा जो है अंग्रेज़ों की सेना में हवलदार थे। इनके पिताजी सूबेदार थे, शिक्षक थे उनकी मिलिट्री स्कूल में। इनके नाना भी सूबेदार थे। तो इनका जो परिवेश शैक्षणिक था और उसमें जो है कोई आर्थिक बाधा नहीं थी। सैनिक स्कूल में पढ़े थे और एक षड्यंत्र के तहत जिससे समाज में समरसता आवे, उस बात को दबा दिया गया, जिससे नफरत पैदा हो, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया गया है। ये जो है अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन की कुछ बिंदु हैं जो कि हमने आपके प्रश्न के उत्तर में दिया। ठीक है। सर, संविधान निर्माता के तौर पर उन्हें देश याद करता है, संविधान को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन साथ ही साथ समाज के उस वर्ग के लिए भी उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी जो अक्सर हाशिए पर रहता है, आखिरी पायदान पर रहता है। समानता, समरसता को लेकर उन्होंने कई प्रयास किए, कदम उठाए।
मनुस्मृति को लेकर अक्सर तर्क वितर्क उनके विचारों को लेकर रहा है। मनुस्मृति को लेकर उनका दृष्टिकोण क्या था और उनके जीवन में जो उनकी गतिविधियां रही हैं, मनुस्मृति को लेकर जो उनके विचार रहे हैं, उनको लेकर किस तरह का जो समाज में माहौल था और क्या एग्जैक्टली उनका दृष्टिकोण था क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुस्मृति का मतलब होता है मंत्र। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ था जिसके आधार पर जो भी शासन व्यवस्थाएं आज इतिहास प्रसिद्ध है, जिसका उदाहरण दिया जाता है, चाहे वो राजा रामचंद्र का काल हो, चाहे शिवाजी का काल हो, विक्रमादित्य का काल हो, चंद्रगुप्त का हो, सब मनुस्मृति से ही संचालित है। हर काल के लिए अलग अलग स्मृतियों का वर्णन है। जो है ये सतयुग के लिए जो है ये मनुस्मृति था, कलयुग के लिए पराशर स्मृति है। अंग्रेज़ों ने जब मनुस्मृति के ताकत को समझा तो वो उसमें घाल मेल कर कर जो मान बिंदुएं थी जिससे समाज एकबद्ध हो, उसको जो छिन भिन करने का अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र किया। शुंग काल में एक सुबंधु कर एक लेखक थे, वो जो मनुस्मृति लिखे उसी को घाल मेल कर जो है अंग्रेजी अनुवाद हुआ। और बाद के विद्वानों ने भाषा के दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से हजारों मंत्र को छेपक माना। आप उदाहरण दीजिए, जिस ग्रंथ में स्त्रियों को जो है कहा गया यत्र नारंतु पूजन्तिर तत्र देवता, मतलब पूजा का नहीं, यहाँ सम्मान का विषय है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते। आप बताइए कि उसी में फिर स्त्रियों के बारे में गलत बातें लिखी गई है कि तो ये मंत्र गलत है या वो मंत्र गलत है। अब जो है अंग्रेजी अनुवाद अंबेडकर जी ने पढ़ा था और महार सत्याग्रह 1927 में जब महार सत्याग्रह हुआ था, उसमें प्रतीकात्मक रूप से जो है ये बहुत कम लोगों को पता है कि अंबेडकर ने कभी मनुस्मृति नहीं जलाया। और उसमें 3 साधुओं को आगे कर 2 दलित साधु थे और एक नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ब्राह्मण थे, उनको आगे कर उन्होंने मनुस्मृति जलवाया। और उस समय उनकी आयु 37 वर्ष थी। 37 वर्ष एक युवा की आयु होती है और आक्रोश का होता है। उसके बाद उन्होंने कभी न मनुस्मृति जलाया न कभी आह्वान किया। 1949 में वो संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 137 स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रशंसनीय है। और मनुस्मृति में जो स्त्रियों के जो धन की व्यवस्था, उत्तराधिकार की व्यवस्था की गई है वो प्रशंसनीय है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मनुस्मृति के अंबेडकर जी प्रशंसक थे। ठीक है। मनुस्मृति के साथ साथ उनका जो एक विचार था, क्योंकि आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर हम उन बातों पे कम ध्यान देंगे जिनके बारे में हर कोई जानता है। कुछ ऐसे पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जो अनछुए कहे जाते हैं। किताब उन्होंने लिखी थी शूद्रों पर आधारित, हु आर शूद्रस। बहुत बढ़िया। उस किताब को लेकर काफ़ी चर्चा होती है, अक्सर मीडिया में भी चर्चा होती है, टीवी डिबेट्स में चर्चा होती है। और शूद्रों को लेकर उनके विचार क्या कुछ थे, उस पर थोड़ा सा तर्क वितर्क देखने को मिलता है। कुछ पक्षकार हैं, कुछ विरोधी हैं। किताब असल में थी क्या, और उस किताब के जरिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या दृष्टिकोण शूद्रों के प्रति दिखाने की कोशिश की थी, जो आज के दौर में भी प्रासंगिक लगता है आपके विचार में? अंबेडकर ने बड़े अध्ययन कर और वेदों का भी अध्ययन कर उसको लिखा हुआ शूद्रा। उसमें उन्होंने अपने को जो है सूर्यवंशी, जो भगवान राजा रामचंद्र के जो है पूर्वजों का जो था, सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तब जब क्षत्रिय, अपने को क्षत्रिय भी कहा उन्होंने, सूर्यवंशी क्षत्रिय माना अम्बेडकर ने। और जब ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ तो ब्राह्मणों ने इन्हें जो है ये वो पवित्र जो होता है जिससे शिक्षा का अधिकार मिलता है से वंचित कर दिया, कुछ और भी धार्मिक चीज़ों से वंचित कर दिया। और उनका कहना था कि ये वर्ण है और आज का जो जाति है और उस समय का वर्ण, इसमें कोई तालमेल नहीं, दोनों 2 चीज़ें हैं। तो उसमें उन्होंने अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना और जो कहा कि किन्हीं कारण बस जो है हमें जो है जो शिक्षा का अधिकार था, एगो पवित्र का अधिकार था, उससे वंचित कर दिया गया। अब 3 वर्ण से जो है चौथा वर्ण एक शुद्ध वर्ण भी उत्पन्न हुआ। ये अंबेडकर के विचार थे, अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे।
ठीक और है। ये भी आपको मनुस्मृति की आपने चर्चा किया। हाँ 99% लोग नहीं जानते हैं कि मनु महाराज कौन थे। मनु महाराज वर्ण से क्षत्रिय थे। हाँ और आज भी समाज जानता नहीं, वो गाली ब्राह्मणों को देता है। ये भी जानना चाहिए कि मनुस्मृति के रचनाकार वर्ण से क्षत्रिय थे, राजा थे। ठीक है। थोड़ा सा अंबेडकर साहब का राजनीति शास्त्र की तरफ जो झुकाव था उस पर भी अगर हम बात करें, महात्मा गांधी के साथ उनके जो संबंध थे, जब भी महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के संबंधों का जिक्र आता है तो अक्सर पूना पैक्ट की बात होती है। पूना पैक्ट के बारे में हमेशा चर्चा होती है जब उन दोनों के आपसी संबंधों की बात आती है, किस तरह से तकरार दोनों के विचारों में उस एक विषय को लेकर रही थी। पूना पैक्ट असल में था क्या, और डॉक्टर अंबेडकर का उसके प्रति दृष्टिकोण क्या था, और उस वक्त भारत की राजनीति और दलित समाज को लेकर उस पर जो इम्पैक्ट था पूना पैक्ट का, वो कितना इम्पैक्ट था और कितना असर प्रभाव उसका उस दौर में देखने को मिला था? बहुत बढ़िया प्रश्न। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में, विशेषकर हिंदू समाज में फूट डालने के लिए जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया, जिसमें जो हिंदू धर्म में जो दलित जिनको कहा जाता है, दलित शब्द जो है ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। दलित का मतलब होता है जिसको पैरों से रौंदा गया। हमारे यहाँ जो शब्द है अंत्यज शब्द है, मतलब छोटा भाई। दलितों के लिए अंत्यज शब्द है, और पूरे वैदिक वाङ्मय में कहीं भी आपको दलित शब्द नहीं मिलेगा। तो उन्होंने व्यवस्था दी कि जो दलित हैं वो अपने प्रतिनिधि अपने आप उसी को केवल दलित ही वोट देंगे, और समान सीट पर भी वो जो है सभी के साथ मिलकर देंगे। दो तरह के जो है उनको अधिकार दिया गया। महात्मा गांधी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने बड़ौदा जेल में बंद थे और अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने आमरण अनशन किया। और अंग्रेज़ों की जो कुटिल चाल थी उसको समाप्त करने के लिए जो है उन्होंने अपनी प्राण को जो है बाजी लगा दिया। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस समय के कांग्रेस के अत्यंत प्रभावशाली लोग भी अम्बेडकर के यहाँ गए कि भाई गांधी जी का जीवन खतरे में है, आप समझौता कर लीजिए, है ना। बिरला जी गए उस समय के उद्योगपति, वो भी तो भी अम्बेडकर नहीं माने। ये गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गई और अपनी पति की जो है प्राण की भिक्षा मांगी, और उनकी पत्नी जो ब्राह्मणी थी जो है शारदा, जिसको कहा गया जो है शारदा कबीर जो है, उसने भी कस्तूरबा का पक्ष लिया कि आप वो तो भी नहीं माने। गांधी का लड़का गया एक तरह से धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे पिताजी को कुछ होता है तो आपको जिम्मेवारी आपकी होगी, जिम्मेदार आप होंगे। उसके बाद भी गांधी नहीं मिले। तब भारत रत्न काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी गए, और क्या उनका प्रभाव था कि अम्बेडकर मान गए, और गांधी जी की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही सिग्नेचर किया। और जो व्यवस्थाएं थी जो आज देख रहे हैं, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, रिजर्वेशन भी दिया गया जो आज सर्विस में भी है और राजनीति में भी है, उनके लिए जो सीटें हुई है ये पूना पैक्ट का ही देन है। और जो दो प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों का, उस चाल को ध्वस्त किया गया। इस प्रकार से पूना पैक्ट के माध्यम से गांधी ने जो है हिंदू समाज को छिन-मिन होने से बचा लिया। और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के विचारों में समानता या विरोधाभास उस वक्त उस दौर में दिखा करता था? जी, गांधी और अंबेडकर दोनों का लक्ष्य था अछूतों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान का। मार्ग उनके अलग अलग थे और दोनों में भिन्नता भी थी। गांधी ने अपने जीवन का सबसे लंबी यात्रा हरिजनों के उद्धार के लिए किया, और हरिजनों के कल्याण के लिए उन्होंने चंदा भी लिया जो कई लाखों में हुआ। अपने अखबार का नाम भी उन्होंने हरिजन कर दिया। लेकिन अंबेडकर ने जो है बीबीसी से बात करते हुए अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले कहा कि गांधी कोई महापुरुष नहीं है, गांधी कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, युग निर्माता नहीं है, एक समान वो है जो भारत के लोग धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे हैं। पश्चिम क्यों उनको जो है इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड क्यों उनको तवज्जो देते जा रहा है। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता के लिए खादी पहनना अनिवार्य
जो है जो अनिवार्यता था कि अगर आप कांग्रेस का सदस्य बने तो आपको खादी पर। अंबेडकर इसके विरुद्ध में थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को ये कहना चाहिए था कि किसी अछूत का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके शैक्षणिक उत्थान के लिए काम करें। किसी अछूत को अपने घर रखे कांग्रेसी, है ना, सप्ताह में एक दिन उनके घर जाएं, सहभोज का आयोजन करें। कोई मंदिर में कांग्रेसी अगर हरिजनों को रोक रहा है तो उसको कांग्रेस से निष्कासित किया जाए। ये गांधी को इसमें स्वीकार, ये जो है गांधी जी को विषय रखना चाहिए, न कि खादी का। इस प्रकार से उनके वैचारिक तालमेल नहीं था, उनका सोच अलग था। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। गांधी हृदय परिवर्तन के द्वारा स्वर्णों में इस भाव जगाना चाहते थे जो अछूतों का मंदिर प्रवेश या उत्थान का कार्य हो हृदय परिवर्तन के द्वारा। वो जो है अंबेडकर जो है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ये सब चीज़ चाहते थे। इस प्रकार से दोनों महापुरुषों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ते और तौर तरीके, सोच विचार अलग अलग। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए एक और पहलू है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। सामाजिक समरसता और न्याय के साथ साथ संस्कृत विषय को लेकर भी उनका एक अलग रुझान था, एक अलग रुचि थी। पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर क्या उनके सच में विचार ऐसे थे, वो चाहते थे कि ऐसा हो, या फिर संस्कृत को लेकर उनके एक अलग दृष्टिकोण था, उनका एक अलग विचार था? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और है। अंबेडकर संस्कृत के बहुत प्रबल प्रशंसक थे। उसकी संस्कृत की जो वैज्ञानिकता थी उसके वो समर्थक थे। बाद में उन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत को जानने का प्रयास किया, और उनका संविधान सभा में भाषा पर जब बहस हो रही थी तो उन्होंने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रबल जो है पक्ष रखा। इसमें 28 लोगों ने समर्थन किया। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, कई ऐसे भी सदस्य थे जिनकी भाषा हिंदी नहीं थी। तमिल से टीटी कृष्णाचारी भी थे उसमें समर्थन में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुस्लिम लीग का बंगाल से जीता हुआ नजरुद्दीन अहमद भी जो है संस्कृत भाषा के समर्थक थे। अंबेडकर का मानना था कि हिंदी का विरोध दक्षिण में होगा, दक्षिण भाषा का विरोध हिंदी क्षेत्रों में होगा, लेकिन संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसका विरोध दक्षिण में भी नहीं होगा, उत्तर में भी नहीं होगा। और दक्षिण की बहुत सी भाषाएं संस्कृत से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, और हिंदी भी संस्कृत से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो वो बड़े दूरदर्शी थे। शायद अगर संस्कृत को अगर राष्ट्रभाषा के रूप में बाकी लोगों का भी समर्थन मिलता तो जो आज हिंदी विवाद हो रहा है दक्षिण में, चाहे राष्ट्रभाषा को लेकर, ये विवाद संभवतः नहीं होता। तो ये अंबेडकर को तो इसका श्रेय देना ही पड़ेगा। वो कितने दूरदर्शी थे, और अगर उसको मान लिया जाता तो आज जो हमारी आज भाषा की जो समस्या है उससे निजात पाया जा सकता था। और संस्कृत की इतने प्रांजल भाषा और इतने सारे आपके ग्रंथ, चाहे वो काम शास्त्र हो, न्याय शास्त्र हो, योग शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, सब तो संस्कृत में ही है। इसको और आगे बढ़ाया जा सकता था। अंबेडकर संस्कृत के प्रबल प्रशंसक थे और राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्वीकार करना चाहते। बिल्कुल, हर क्षेत्र में उनकी रुचि थी और हर क्षेत्र में बेहतरी के लिए उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया। शायद इसीलिए उन्हें सामाजिक समरसता के मंत्र दृष्टा के रूप में भी जाना जाता है। इसी पर आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका हमने शीर्षक भी रखा है, संविधान से समाज तक, सामाजिक समरसता के मंत्र दृष्टा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत बढ़िया शीर्षक। आपसे जानना चाहेंगे कि ये टाइटल क्यों, सामाजिक समरसता के मंत्र दृष्टा के तौर पर उन्हें क्यों जाना जाता था, और उनके विचार आज के वक्त में कितने प्रासंगिक लगते हैं, इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए? अम्बेडकर एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, सामाजिक समरसता के प्रबल प्रशंसक थे। उन्होंने जो विदेशियों द्वारा और वामपंथियों द्वारा जो आर्य थ्योरी दिया गया कि आर्य बाहर से आए थे, और बाद में तिलक जी ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, उसका उन्होंने खंडन किया, कहा कि आर्य भारतीय थे। वेद में गंगा नदी का वर्णन है, तो गंगा नदी जो है वो भारत की नदी है। और वेद में घोड़े का वर्णन है, तो जो है दक्षिणी ध्रुव पर घोड़े का जो है चीज़ें, घोड़ा नाम का कोई चीज़ वो नहीं होता।
तो वो एक तो उनका बहुत बड़ा योगदान है कि इस थ्योरी को उन्होंने ध्वस्त किया। उसके बाद कहे कि ठीक है, हमारे आंतरिक मतभेद हैं, सामाजिक, शैक्षणिक और भी चीज़ें हैं जिससे आपस में हम लोग बटे हैं, लेकिन इसका लाभ कोई विदेशी उठावे इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आंतरिक मामला है और इसको हम लोग आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। कई आप यही देखिए उनका कितना भारत पर उनका कर्ज है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उन्होंने भारत के जड़ से, भारत की मिट्टी से पैदा बौद्ध धर्म को ही अपनाया, जबकि ईसाई, इस्लाम उनको अरबों खरबों की जो है पैसे की लालच, पद की लालच तमाम दिया। हैदराबाद का निज़ाम पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भारतीय और भारतीयता की उन्होंने रक्षा की। ठीक है, उनके मन में आक्रोश था और यहाँ हिंदू समाज की कमी है, विशेषकर उस समय के प्रमुख धर्माचार्यों को उनसे मिलना चाहिए था, जो कि लोग नहीं मिला। फिर भी उन्होंने भारत भारतीयता की रक्षा की और देश की एकता और अखंडता को उन्होंने बचा लिया बौद्ध धर्म का। इसलिए संपूर्ण बाबा साहब का जो व्यक्तित्व था वो सामाजिक समरसता और राष्ट्र के प्रति जो है उनके अक्षुण्ण जो है जो दृष्टिकोण था वो दोनों को मिला जुला रूप था। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ। एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, भारत विकसित भारत लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। साल 2047 तक का जो लक्ष्य भारत लेकर चल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की अगर हम बात करें तो आज के दौर में उनके विचारों को कितनी आत्मीयता से अपनाने की ज़रूरत है ताकि विकसित भारत के उस लक्ष्य को हासिल करने में देश का हर नागरिक, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति भागीदार बन सके, और कितना महत्वपूर्ण ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिना वंचित समाज जो हिंदू समाज का, अंत्यज समाज जो हिंदू समाज का 16 से 18% है, बिना उनके शैक्षणिक आर्थिक उत्थान के विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी की जो वर्तमान गवर्नमेंट है इस दिशा में सतत प्रयासरत है और इनके अंबेडकर जी के जो 5 महत्वपूर्ण स्थल थे उसको पंच तीर्थ के रूप में घोषित कर उससे और उसमें लोगों को आस्था को बढ़ाने का कार्य किया है। विदेश में भी, लंदन में जहाँ पर उसको भी उन्होंने किया है और महू को भी जो है किया, दीक्षा भूमि को भी किया, जो दिल्ली में जहाँ उनका वो हुआ था उसको भी महासमाज किया। तो इस प्रकार से और समरसता समाज में कैसे बढ़े, हर जगह हर यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर स्टडीज़ के माध्यम से उनके विचारों को लोगों तक बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है गवर्नमेंट जो वर्तमान की है। और भी कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो बात को समझ रही हैं कि देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए ये जो अपना हिंदू समाज के जो अंग हैं जो किन्हीं कारणवश जो है एक कमज़ोर हैं, इनको बलिष्ठ करना है, इनको मजबूत करना है, तभी जो है हिंदुत्व भी बचेगा, भारतत्व भी बचेगा और भारत विकसित राष्ट्र भी बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर आज आपने उनके बारे में अपने अमूल्य विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थी जो एक विचार बनकर समाज में जीवित रहे, आज भी जीवित हैं, और सामाजिक समरसता व सामाजिक न्याय को लेकर उनके जो प्रयास थे उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।